अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद सी। आज हम जनरल साइंस GSE 101 का लेक्चर नंबर 5 पढ़ेंगे। लेक्चर नंबर 5 फिजिक्स, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। न्यूटन के लॉज बेसिक लॉज हैं, वो आपने पहले भी पढ़े होंगे। यहाँ हम उसको थोड़ा सा ब्रीफली पढ़ेंगे। उससे पहले न्यूटन के लॉज से पहले हम यहाँ पे पढ़ लें कि इधर क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले मैकेनिक्स और उसकी थोड़ी सी टाइप्स बयान की हुई हैं। एज वी स्टडीड अर्लियर दैट मैकेनिक्स इज डिवाइडेड इनटू टू ब्रांचेस, काइनेमेटिक्स एंड डायनामिक्स। ये हमने पढ़ा था। बल्कि हमने काइनेमेटिक्स और डायनामिक्स में से एक को डिटेल में भी पढ़ा था। नाउ वी डिस्कस डायनामिक्स हियर। पहले काइनेमेटिक्स के 2 चैप्टर पढ़े थे, अब हम डायनामिक्स का चैप्टर पढ़ेंगे। डायनामिक इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील विद द मोशन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ फोर्स। काइनेमेटिक्स क्या थी? विदाउट इन्फ्लुएंस ऑफ फोर्स। और ये क्या है? फोर्स के जेरे असर जो भी हो। Aristotle first gives the concept of force as something that causes motion. He stated that when force acting is stopped, motion ceased. अब यहाँ बात है मोशन की, कि हम जब उस पर फोर्स लगाते हैं तो वो रुकती है। अब यानी अगर हमने किसी गाड़ी पे जो बच्चों की जैसे खिलौने वाली गाड़ी है या इस तरह की कोई चीज़ है, अगर हम उसको चलाते हैं ना, तो आइडियली अगर हम आइडियल सिचुएशन की बात करें तो गाड़ी को रुकना नहीं चाहिए। हमने जो उसको एनर्जी दे दी, लेकिन वो रुक जाती है थोड़ी देर बाद। तो वो क्या होता है, उस पर फोर्स लग रही होती है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। जमीन के और उसके टायरों के दरमियान जो रगड़ लग रही होती है उसको हम फ्रिक्शन फोर्स कहते हैं। तो उस पर फोर्स लगती है तो वो रुक जाती है। 2000 years later, Galileo, who was reputed to challenge Aristotle's teachings, regarded Aristotle's explanation as incomplete. देखा था इसकी बात नामुकम्मल है, because it did not explain why a tossed ball flew in the air after the force on it. कि बाल को जब ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो वो हवा में क्यों उड़ती है? Had ceased to act. Sir Isaac Newton was the person. उसने सिर्फ सवाल उठाया और इस सवाल का जवाब न्यूटन ने दिया। Was the person who explained this phenomena in terms we know considered to be correct. Something that can cause or try to cause change in the physical state of a body. कि फोर्स क्या है? फोर्स वो चीज होती है जो कोशिश करती है चेंज लाने में, या उसको चेंज कर देती है उसकी फिजिकल स्टेट को। यानी अगर मोशन में है तो उसको स्टॉप करके, और अगर रेस्ट की पोजीशन में है तो उसको मोशन में लाते। अब फोर्स क्या क्या कर सकती है? फोर्स कैन डू अ लॉट ऑफ थिंग्स, यानी बहुत ज्यादा चीजें कर सकती है। अ फोर्स कैन काज अ बॉडी टू मूव और काज अ मूविंग बॉडी टू स्पीड अप, स्टॉप और चेंज डायरेक्शन। यानी एक तो अगर बॉडी रुकी हुई है तो उसको मूव कर सकती है, मोशन में ला सकती है। या क्या हो सकता है, अगर वो मूव कर रही है तो हम फोर्स लगा के उसको रोक भी सकते हैं, उसकी स्पीड को तेज भी कर सकते हैं, या हम अगर वो जिस डायरेक्शन में जा रही है उसकी डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं। A force can compress or stretch a body without causing motion. यानी जैसे स्प्रिंग वगैरह होते हैं, उस किस्म की जो बॉडी होती है वो कंप्रेस और स्ट्रेच हो सकती है, तो फोर्स ये भी कर सकती है। अब फोर्स क्या है? द एजेंट और एजेंसी। ये फोर्स की डेफिनेशन लिखी हुई है ये 4 लाइनों में। द एजेंट और एजेंसी दैट चेंजेस ऑफ टेंड्स टू चेंज द ऑफ नहीं आना, यहाँ और आना है। यानी या वो चेंज कर रही है या चेंज करने की कोशिश कर रही है। द स्टेट ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड फोर्स। इन सिंपल वर्ड्स वी कैन से दैट एजेंसी काजिंग अ पुल और अ पुश इज अ फोर्स। यानी वो उसको या अपनी तरफ खींच रही है या अपने से दूर लेके जा रही है। द स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन। क्योंकि न्यूटन ने इसको डिस्क्राइब बताया था इसके बारे में, तो उसी के नाम पे इसका यूनिट भी न्यूटन है, जो कि डिराइव्ड यूनिट है। इसके इन टर्म्स ऑफ बेसिक यूनिट इसका यूनिट बनता है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। टाइप्स ऑफ द फोर्स। फोर्सेस 2 किस्म की होती हैं, एक होती है कॉन्टैक्ट, एक होती है नॉन कॉन्टैक्ट। कॉन्टैक्ट फोर्स यानी जिसको हम टच कर सकते हैं, नॉन कॉन्टैक्ट जिसको हम टच नहीं कर सकते। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में होती है जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स हो गई, सॉरी
नॉन कॉन्टैक्ट में वो फोर्स होती है मैग्नेट की फोर्स, अट्रैक्शन की फोर्स उसकी या रिपल्शन की, उसको हम नहीं कर सकते टच। Contact forces, non-contact forces, or action at a distance forces. Elastic push-pull force and frictional or drag force are contact forces, while gravitational force between two masses like Earth and Moon and magnetic force between two pieces of magnet are non-contact force. क्योंकि हम gravitational force को टच नहीं कर सकते, जबकि अगर हमें कोई धक्का दे रहा है हम उस फोर्स को टच कर सकते, हमें फील हो रहा है। न्यूटन फर्स्ट लॉ, न्यूटन का फर्स्ट लॉ आपने बहुत दफा पढ़ा होगा। को पता है कि एक बॉडी जब मूव कर रही है, वही जब मैं अभी गाड़ी की बात करी थी बच्चों वाली, कि उस वो मूव करते रहना चाहिए, अगर वो रुकी है तो उसको रुके रहना चाहिए जब तक उस पर कोई फोर्स ना लग रही हो। Every body continues in a state of rest or uniform motion in a straight line unless an external unbalanced force acts upon it. This is also known as the law of inertia. इसको law of inertia भी कहते हैं. If an object is at rest, it will remain at rest unless some external force is acting on it to change its states, and if an object is moving with uniform speed, it will continue its motion unless some external force is acting on it. बेसिक ट्रिग्नोमेट्री, ये भी आपने पढ़े होंगे। एक्स वाई जी एक्सिस, ये होता है एक्स एक्सिस, ये वाई और ये जी, ए बी और इसको सी कोऑर्डिनेट कहते हैं। और ये सारे एंगल जो होते हैं बराबर होते हैं। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम कंटेन्स थ्री म्यूचुअली परपेंडिकुलर। म्यूचुअली परपेंडिकुलर का मतलब ये है इन सब के दरमियान जो एंगल बनता है वो 90 का है। असल में आपको ये तो 90 का लग रहा होगा, ये 90 का नहीं लगेगा अगर आप डी से मेजर करेंगे। वो इसलिए क्योंकि ये 3D इमेज को 2D पे बनाया गया है। ये थर्ड डायमेंशन वाला एंगल है। हमारी ये स्क्रीन या हमारी जो बुक होती है वो 2 डायमेंशन होती है। अगर आप इसको 3D में फील करने के लिए एक्चुअली देखना चाहेंगे तो आप ऐसे करें कि आप अपने रूम के किसी ऐसे कॉर्नर पे खड़े हों जहाँ दीवार हो, और रूम के फर्श पे एक कोना जो है वो दाईं तरफ को दीवार जा रही होगी, एक बाईं तरफ को। अगर हम नीचे वाले दो को एक्स और वाई ले लें तो जो ऊपर को एक दीवार की तरफ सीधी लाइन जा रही है वो आपका तीसरा एक्सिस होगा। किसी को भी आप एक्स वाई जी कह सकते हैं। अगर आप नीचे वाले को एक्स और वाई ले रहे हैं तो ऊपर वाला जी एक्सिस, और आप फिर वहां पे फर्श पे रख के अगर आप डी से एंगल मेजर करेंगे ना तो तीनों एंगल जो हैं वो 90 के ही बनेंगे। तो इनका क्या होगा ये आपको पता चल जाएगा उधर से, क्योंकि वो 3 डायमेंशन में है। हमारी बुक का ये पेज जो है वो 2 डायमेंशन में है। इनके सारे के सारे एंगल आपस में 90 के होते हैं। वाई वी यूज कोऑर्डिनेट सिस्टम, हम कोऑर्डिनेट सिस्टम क्यों यूज करते हैं? द कोऑर्डिनेट सिस्टम कंबाइन विद द ट्रिग्नोमेट्री गिव अस इम्पोर्टेंट रिलेशनशिप फॉर सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स। क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में हमारे पास कुछ साइन थीटा कोस थीटा के फार्मूले होते हैं ना, जिसकी मदद से हम बहुत सी चीजें सॉल्व कर सकते हैं। इन फिजिक्स वी आर डीलिंग विथ 2 डायमेंशनल स्पेस, यानी यहाँ पे एक्स और वाई एक्सिस ले रहे हैं हम, जी एक्सिस नहीं लेते। हमें पता है साइन थीटा जो है, आपको पता होगा, परपेंडिकुलर ओवर बेस होता है, सॉरी, साइन होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज और कोस होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। तो वो यही लिखा हुआ है। ये आर हमारे पास हाइपोटेन्यूज है, परपेंडिकुलर है ये वाई, ये है ना परपेंडिकुलर, इसकी और इसकी लेंथ सेम है तो ये वाई है, ये थीटा इसका एंगल है। इसी तरह ये आपको पता है ये रेडियस ये है और ये एक्स है, तो ये यहाँ से आ गया। टेन होता है साइन ओवर कोस। और हमें ये भी पता है, ये पैथागोरियन थ्योरम लगाया हुआ है कि परपेंडिकुलर प्लस बेस इन दोनों का अलग अलग स्केयर जो होता है वो हाइपोटेन्यूज के स्केयर के बराबर होता है। ये हम यूज करते हैं। फोर्स फ्री बॉडी डायग्राम, यानी एक बॉडी से उसने सारी फोर्सेस को आपको बताया होगा। A free body diagram represent all forcing on a body, so we can understand what action is performed by what force. Example, on a car on the road, 4 forces act on the car. Size of arrow would be indicative of magnitude of the forces on the car.
एक तो इसकी नीचे को वेट फोर्स है, ये ड्राइव हो रही है गाड़ी, वो फोर्स है। फ्रिक्शन इसको पीछे को धकेल रही है, और रिएक्शन ऑफ रोड अपवर्ड होती है, तो इस पे 4 फोर्सेस लग रही हैं। mass, quantity of matter in an object or the ability of matter to resist against the action of force, जो है वो mass होता है। इसका ऐसा यूनिट किलोग्राम होता है, और ये स्केलर क्वांटिटी होती है, इसकी डायरेक्शन नहीं होती। न्यूटन का सेकंड लॉ। फर्स्ट लॉ में बताया गया फोर्स के बारे में, सेकंड लॉ में इसने फोर्स क्या है उसको डिराइव किया है इक्वेशन के थ्रू, कि फोर्स जो है, अगर हम अनबैलेंस फोर्स लगाते हैं, एक तो यह है कि हम किसी चीज पर फोर्स लगाएं वो मूव नहीं भी करती। अगर हम वजनी चीज है, बहुत ज्यादा वजनी चीज है, उससे छोटी चीज से उसको फोर्स लगाने वो नहीं हिलेगी, लेकिन कोई छोटी चीज है वो मूव करेगी। अगर हम, इसलिए कहते हैं अनबैलेंस फोर्स अगर हम लगा रहे हैं किसी बॉडी पर, तो उसमें वो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगी, और एक्सेलरेशन के फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और जो एक्सेलरेशन है वो मैस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल इसलिए कि जितना कम मैस होगा, या कह लो जितनी छोटी चीज होगी, उसको धक्का देना आसान है, तो उसमें ज्यादा तेजी से वो मूव करेगा। जबकि एक बड़ी चीज है, उसको धक्का देना मुश्किल है, तो वो इतने ज्यादा अच्छे से मूव नहीं करेगी, तो उसमें एक्सेलरेशन कम प्रोड्यूस होगा। इन दोनों इक्वेशंस को कंबाइन करेंगे तो ए प्रोपोर्शनल हो जाएगा एफ ओवर एम। तो एफ इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट एम में, और इस कॉन्स्टेंट की वैल्यू 1 है, तो इसलिए एफ इज इक्वल टू एम में। Acceleration produced in a body is directly proportional to the applied force and inversely proportional to the mass of the body. In SI measurement system of the unit, force is Newton and is defined such that a Newton force causes an acceleration of 1 meter per second and a mass of 1 kg, as Newton is equal to kilogram per meter per second square. Therefore, in SI measurement system, F is equal to ma. अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।